वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी केवीएस पीजीटी एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें कि अकाउंट्स के 30 क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। वीडियो देखने के बाद आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या आप हमारे साथ में जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बेसिक लेवल से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक जाना चाहते हैं। अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। और सेशन के लास्ट में आप हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे जो है पंकज कॉमर्स क्लासेज, और उस पर जा करके स्टोर पर एक कोर्स को परचेज करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिफरेंशिएट्स बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट। निम्न में से कौन सा लेखांकन सिद्धांत स्वामी एवं प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है। मतलब कि हमारे अकाउंट्स में बिजनेस और ओनर यानी एंटिटी और ओनरशिप में जो डिफरेंस करता है वो कौन सा प्रिंसिपल्स है। तो ऑप्शन देखिए, ए बिजनेस एंटिटी यानी कि व्यावसायिक अस्तित्व, बी गोइंग कंसर्न चालू व्यवसाय, सी डुअल एस्पेक्ट दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि दोहरा पहलू जिसमें कि डबल एंट्री एक डेबिट और क्रेडिट की बात करते हैं, और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ए। अब ए क्यों है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ही ओनरशिप और एंटिटी दोनों के बीच में डिफरेंस करता है। और यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस और उनके मालिक दो अलग अलग बातें हैं। गोइंग कंसर्न की बात करें तो गोइंग कंसर्न में ऑडिटर इस बात को प्रूव करता है कि जो बिजनेस चल रहा है वो लंबे समय तक चलता ही रहेगा। और डुअल एस्पेक्ट्स में डबल एंट्री यानी कि डेबिट और क्रेडिट, हर एक ट्रांजैक्शन के दो प्रारूप होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाई, भारत में लेखांकन मानक जारी किए थे। भारत में जारी किए जाने वाले संस्थान देखिए, ए सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं केंद्रीय सरकार द्वारा, बी स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, सी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भारतीय चार्टर्ड लेखांकन संस्थान, और डी आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो देखिए हमारे भारत में जो लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम आईसीएआई के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 रिलेट्स टू, लेखांकन प्रमाप 19 का संबंध किससे है। ऑप्शन देखिए, ए लीजेस से पट्टे से, बी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बंद की गई क्रियाओं से, सी इंटेंजिबल असेट अमूर्त संपत्तियों से, डी ईपीएस से यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो देखिए लेखांकन प्रमाप 19 का संबंध लीज यानी कि पट्टे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर, पुष्पालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। बी बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यापारिक लेन देनों का अभिलेखन करने हेतु पुष्पालन कला व विज्ञान दोनों है। सी है ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए सर्टेन सेट ऑफ बुक्स, लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं। और डी है बुक कीपिंग इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट बुक, पुष्पालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखन करने की विधि है। तो देखिए इसमें जो भी बातें लिखी हुई है ऑप्शन ए बी सी डी में, ए में जो ऑप्शन दिया है बुक कीपिंग एनालिटिकल इन नेचर विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, तो ऐसा नहीं होता है। बुक कीपिंग क्या है, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको सिर्फ रिकॉर्ड करना ही बुक्स में बुक कीपिंग कहलाता है। इस प्रकार ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज मीन्ड फॉर, लेखांकन मानक 6 बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया। ऑप्शन देखिए, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट। अब देखिए फिक्स्ड असेट की बात करें तो अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ख्याति के लेखांकन उपचार के लिए तो ये 26 होता है। सी है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ह्रास लेखांकन, ये 6 होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। और डी जो लिखा हुआ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एज पर AS21 इज, कहते हैं AS21 के अनुसार समेकित लेखा विवरण तैयार करना होता है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शनल वैकल्पिक होता है, बी मैंडेटरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए अनिवार्य होता है, सी मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य होता है, डी मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज, सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये AS21 के अनुसार समेकित यानी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तैयार करना वैकल्पिक होता है, ये ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कंस्ट्रक्टेड इन कंप्लायंस विद AS3, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मदें AS3 के अनुपालन में तैयार किए रोकड़ प्रवाह के विवरण में विशेष रूप से समाविष्ट होती हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये बहुत ही चुने हुए क्वेश्चंस हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में, इवन KVS के एग्ज़ाम में या कोई टॉप लेवल के एग्ज़ाम में UP PCS में या कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि नेट के एग्ज़ाम से लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं और इवन इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे ही। तो ऑप्शन देखिए इसका क्या होगा कि AS3 के अनुपालन में तैयार किए गए रोकड़ प्रवाह के विवरण में विशेष रूप से समाविष्ट होती है। ऑप्शन ए देखिए कन्वर्जन ऑफ डेप्ट टू इक्विटी, और बी है एक्वायरिंग एन एसेट थ्रू लीज, सी ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंफॉर्मेशन यानी कि प्रचालन एवं गैर प्रचालन नगद प्रवाह सूचना, डी परचेजिंग अ बिल्डिंग बाय गिविंग अ मॉर्गेज टू द सेलर, विक्रेता को रहन देकर इमारत खरीदना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मदें AS3 के अनुपालन तैयार किए गए रोकड़ प्रवाह के विवरण में विशेष रूप से समाविष्ट है, विशेष रूप से। तो विशेष रूप से क्या है कि ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंफॉर्मेशन, ये क्या होता है इसमें हम पहले एनालिटिकल वे में देखते हैं, पहले डिसाइड करते हैं कि कौन सी ऐसी मदें हैं, कौन से ऐसे आइटम हैं जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएंगे और कौन से इससे बाहर होंगे यानी कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। देखिए प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग AS1 जो है वो क्या कहता है कि देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्सपेंसेज होंगे या लॉसेज इन फ्यूचर हो रहे हैं तो उनको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि इनकम हो सकती है लेकिन अभी इनकम हुई नहीं है तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑप्शन में आइए देखते क्या लिखा, ए टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर लॉसेज, भावी हानियों को ध्यान में लेना, बी टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट, भावी लाभों को ध्यान में रखना, सी टेकिंग केयर ऑफ बैड डेट्स, अशुद्ध ऋणों का ध्यान में रखना, डी टेकिंग केयर ऑफ इन्वेंट्री एंड डेप्रिसिएशन, स्कंद तथा मूल्यह्रास को ध्यान में रखना। तो यहाँ कहा गया कि लेखांकन के दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो कि सत्य है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने कहा कि AS1 इस बात को कहता है कि अगर आपको लगता है कि लॉसेज हो सकते हैं तो उसके लिए आप प्रोविजन करके चलिए और यानी कि इसको रिकॉर्ड भी करना होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर लॉसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in India which of the following is prepared of the guideline on the guidelines of AS3। AS3 के अकॉर्डिंग भारत में निम्नलिखित में से कौन सा AS3 के मार्गदर्शन पर तैयार किया गया। ऑप्शन देखिए, बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, बी फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, सी कैश फ्लो स्टेटमेंट, डी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनाया जाता है, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई है। तो ऑप्शन देखिए इसके क्या दिए हैं, 1970, बी 1972, सी 1973, डी 1977। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In a business, net assets on January 1st are rupees 6,000 and on January 31st are 7,500. If the withdrawals by the owner during January are rupees 1,000, the net income for January is। एक व्यापार में 1 जनवरी को शुद्ध संपत्तियां 6,000 रुपये और 31 जनवरी को 7,500। ये जनवरी में मालिक द्वारा हर 1,000 रुपये, तो जनवरी माह की शुद्ध आय क्या है? देखिए 6,000 रुपये पहले से था और उसमें से 1,000 निकल जाने के बाद कितना अमाउंट आ जाएगा? 6,000 में से अगर 1,000 आप निकाल देंगे, माइनस करेंगे तो 5,000 होगा। लेकिन आप पाते क्या है कि टोटल अमाउंट कितना है? 7,500 है। तो इसमें से आप 5,000 जब लेस करेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 2,500 का। और इस प्रकार से ये 2,500 की इनकम होगी। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ करेंट लायबिलिटी? इनमें से करंट लायबिलिटी कौन सी है? देखिए करंट लायबिलिटी क्या होती है? ऐसी लायबिलिटी जो कि 1 साल के अंदर में ही पे करना होता है, वो करंट लायबिलिटी जो होती हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्स पेबल, दे बिल, बी कंटिजेंट लायबिलिटी, संभाव्य दायित्व, सी ट्रेड क्रेडिटर व्यापारिक लेनदार, डी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर्स ऋण पत्रों पर अदत्त ब्याज। इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट? इनमें से कौन सा करंट लायबिलिटी नहीं है? तो देखिए बिल्स पेबल ये तो करंट लायबिलिटी होती है, ट्रेड क्रेडिटर भी करंट लायबिलिटी, जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर भी करंट लायबिलिटी होती है। सिर्फ कंटिजेंट लायबिलिटी ऐसी होती है जो कि करंट लायबिलिटी नहीं होती है। यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीपेड इंश्योरेंस पूर्वदत्त बीमा खाता है क्या? एन एक्सपेंस है, बी ए रेवेन्यू है, सी एन असेट है, डी ए लायबिलिटी है। देखिए असेट की जो डेफिनीशन हमें होती है, वो असेट की डेफिनीशन यही होती है कि जिन चीज़ों को कुछ ऐसी चीज़ें जिनका हम पहले क्या करते हैं, पहले हम पे कर देते हैं और उसके बाद उनका बेनिफिट हमको लंबे समय तक बाद तक मिलता रहता है, वो असेट होती है। जबकि एक्सपेंस क्या होता है? जिसमें हम फैसिलिटीज़ यानी कि सुविधाएं पहले ले लेते हैं, वो खर्च हम बाद में करते हैं, तो वो एक्सपेंस होती है। अब यहाँ पर देखिए पूर्वदत्त बीमा क्या है कि पहले हम प्रीपे कर देते हैं, प्रीपेड करते हैं इंश्योरेंस का, उसका बेनिफिट हमें एक टाइम पीरियड के बाद मिलता है। यानी कि टाइम पीरियड जब भी हमारा जो जिस टाइम के लिए वो प्रीपेड है, उस टाइम पे हमें उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये एज एन एसेट की वर्क करता है। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सनल अकाउंट? निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है? प्रीपेड सैलरी अकाउंट, पूर्वदत्त वेतन खाता, और फिर ड्राइंग अकाउंट, आहरण खाता, सी आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, अदत्त किराया खाता, और डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको नजर आ रही है पर्सनल अकाउंट में भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। किसमें? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आती हैं। तो यहाँ पर है तो सारी चीज़ें ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट, तो सारी चीजें ही पर्सनल में, इसलिए डी ही आंसर राइट होगा। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखांकन का कार्य नहीं है? करें इनमें से कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं? ए कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से रखना, बी प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, सी मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट, परिणामों को अधिकतम करना, डी मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, कि मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट, परिणामों को अधिकतम करना, ये कोई उद्देश्य नहीं होता है अकाउंटिंग का। बाकी जो है जैसे रिकॉर्ड को सिस्टमेटिक रखना, ये एक इनका बुक कीपिंग या अकाउंटिंग का ये मेन जो है ऑब्जेक्ट होता है। बी है प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस की प्रॉपर्टीज को सुरक्षित करना और लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करना, ये सारे ही ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, सिवाय इसके कि मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट, परिणामों को अधिकतर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनरशिप इज, साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व होता है, ए सेवरल पृथक होता है, बी ज्वाइंट संयुक्त होता है, सी ज्वाइंट और सेवरल संयुक्त अथवा पृथक होता है, डी ज्वाइंट एंड सेवरल संयुक्त एवं पृथक होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ज्वाइंट भी होता है एंड सेवरल संयुक्त भी होता है और पृथक होता है, क्योंकि
ये जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल की तरह से काम करते हैं। इनका रिलेशन एक एजेंट और प्रिंसिपल का होता है, इसलिए वो सेवरली यानी कि एक साथ ज्वाइंटली भी लायबल होते हैं और इसके साथ साथ में से इंडिविजुअली भी लायबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज विल बी क्रेडिटेड टू। स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से माल निकालने पर क्रेडिट किया जाएगा। जर्नल एंट्री की पहले हम बात कर लेते हैं कि जब भी गुड्स विड्रॉल होगा तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगी। और टू परचेजेस अकाउंट क्या होगी, टू परचेजेस अकाउंट की जर्नल एंट्री ये हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे डेबिट में तो ड्राइंग अकाउंट किया गया और क्रेडिट में किसे किया गया है, परचेजेज अकाउंट। ऑप्शन देखिए, सेल्स अकाउंट बिक्री खाता, बी परचेजेज अकाउंट क्रय खाता, सी सप्लायर्स अकाउंट आपूर्तिकर्ता का खाता और डी स्टॉक अकाउंट रहतिया खाता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। आप जर्नल एंट्री से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया रिलेट्स टू। भारतीय लेखांकन मानक परिषद द्वारा निर्गमित प्रथम लेखांकन मानक संबंधित है किससे है, यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात हो रही है। ऑप्शन देखिए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज स्कंद के मूल्यांकन से, बी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ह्रास लेखांकन से, सी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से, डी रेवेन्यू रिकॉग्निशन आय की पहचान से। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन देखिए, ए वर्ष 1951 में, बी वर्ष 1955 में, सी वर्ष 1959 में और डी वर्ष 1949 यानी कि 1949 में। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 यानी कि S2 ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटीज ऑन। अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक समिति की लेखा मानक संख्या 2 का विषय है। ऑप्शन देखिए, वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंटरी, स्टॉक का मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण, बी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ह्रास का लेखांकन, सी इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज सूचनाओं के प्रकटीकरण और डी नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ये अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक समिति का विषय वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकाउंटिंग इन मॉडर्न एज इज रिगार्डेड एज। आधुनिक युग में लेखांकन जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, ए द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी यूनिट। मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किए जाने वाले व्यवहारों के लेखांकन, वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण करने की कला के रूप में। ऑप्शन बी है देखिए, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की भाषा के रूप में। सी है द सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, व्यवसायिक सूचनाओं के स्रोत के रूप में। और डी है ऑल द अबव, उपर्युक्त सभी रूपों में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपर्युक्त सभी रूपों में, क्योंकि अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं, सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं और रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द ट्रांजेक्शन्स। देखिए रिकॉर्ड कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग जर्नल के फॉर्म में करते हैं, जर्नल या सब्सिडरी बुक के फॉर्म में करते हैं। दूसरी बात है कि क्लासीफाई कैसे करते हैं, लेजर्स के फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं। समराइज कैसे करते हैं, इसको ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तथा बैलेंस शीट बनाएंगे और इसे समराइज करते हैं। और जो इंटरप्रेटिंग का काम होता है वो आप देखते हैं कि रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, इन सब में फंड्स फ्लो वगैरह बना करके हम एनालिसिस का काम करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि रिकॉर्डिंग, हम आपसे पूछते हैं कि रिकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक और जर्नल के फॉर्म में कैसे करते हो, क्यों करते हैं। देखिए जर्नल तो आप समझते हो कि पहली सीढ़ी होती, लेकिन सब्सिडरी बुक के फॉर्म में कैसे करते हैं, सब्सिडरी बुक से। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जर्नल और सब्सिडरी बुक्स किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द यूजर ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज लेखा सूचनाओं का प्रयोग वाला समूह है। ऑप्शन देखिए, ओनर्स ऑफ द बिजनेस व्यवसाय के स्वामी, बी मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस व्यवसाय के प्रबंधक, सी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ऑफ द बिजनेस व्यवसाय के भावी विनियोजक, डी ऑल द अबव। तो देखिए ये यूजर ऑफ ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ये सभी यूजर हैं। ओनर हैं तो ओनर भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है कि उसकी कैपिटल कितनी है, कैपिटल की क्या पोजीशन है, एसेट्स की क्या पोजीशन है। मैनेजर ऑफ द बिजनेस भी, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी। इस तरह से डी राइट आंसर है, क्योंकि ये सारे उपर्युक्त जो भी दिए हुए हैं ये सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देखिए, ए बिल्डिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, भवन खाता एक अवास्तविक खाता है। बी आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज ए नॉन पर्सनल अकाउंट, अदत्त किराया खाता अव्यक्तिगत खाता है। और सी है एवरी डेबिट हैज ए कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, प्रत्येक विकलन यानी कि डेबिट का समाकलन यानी क्रेडिट अवश्य होता है। और डी इनकम्स आर डेबिटेड, आय को विकलित यानी डेबिट किया जाता है। तो देखिए इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो बाकी की सारी चीज़ें जैसा कि कहा गया कि बिल्डिंग एक अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, तो बिल्डिंग नॉमिनल नहीं होता, क्या होता, बिल्डिंग रियल अकाउंट होता। आउटस्टैंडिंग रेंट कहा गया कि ये नॉन पर्सनल अकाउंट, जबकि ये पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो तीसरे में कहा गया कि डेबिट के साथ में करेस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है, ये बात सत्य है। और इसमें से यही पूछा गया कि इसमें से कौन सा सत्य है, तो सी सत्य होगा। आइए चलते हैं डी ऑप्शन पे, इनकम्स आर डेबिटेड, इनकम्स डेबिट नहीं किए जाते हैं, इनकम्स और प्रॉफिट्स को क्रेडिट किया जाता है, तो इसलिए इसमें से सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। अब देखिए ऑप्शन में क्या, पहले तो इसे हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ कि समराइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के निष्पादन का संक्षिप्तीकरण। सेकेंड, एनालाइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, व्यवसायिक लेन देनों का विश्लेषण। थर्ड है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, परिणामों का निर्वचन। और फोर्थ, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। बेसिकली अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये अकाउंटिंग की डेफिनीशन है, और अकाउंटिंग की डेफिनीशन को अब इसको जो है क्या करना, हमें सही यानी कि अरेंज करना एक प्रॉपर वे में। यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं दिया हुआ है जिसे हमें करके और ये बताना है कि सही क्रम, सही करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा इसका अकाउंटिंग साइकिल में। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, पहला है समराइजिंग द परफॉर्मेंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे या हम एनालाइज करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन को, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा और कैसे होगा, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, एनालाइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड करने के बाद एनालाइज करेंगे कि ये किधर जाएगा। इसके बाद में इसका नंबर आएगा कि हम समराइज करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस को, और सबसे लास्ट में जो करेंगे वो है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो सबसे पहले आप देख रहे हो 4 आएगा, इसके बाद फिर आएगा 2 के बाद में फिर क्या करेंगे, समराइज करेंगे 1, और लास्ट 1 जो होगा इंटरप्रेटिंग का काम है वो 3 का। तो इसमें अगर हम चेक करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या बन रहा है, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग अ ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स, पुस्तपालन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में एक सौदा प्रभावित करता है। ऑप्शन देखिए, 1 अकाउंट ट्विस्ट यानी एक खाता 2 बार, बी 2 अकाउंट्स एट द सेम टाइम, 2 खातों को एक ही समय में, सी 1 अकाउंट इन 2 वेज, एक खाते को 2 प्रकार से, डी 2 अकाउंट्स इन 2 वेज, 2 खातों को प्रत्येक को 2 प्रकार से। तो यहाँ पर कहा गया चूंकि पुस्तपालन की दोहरी लेखा प्रणाली में एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो इसी को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे ये प्रभावित करता है, यानी कि एक खाता को 2 बार करेगा या 2 खातों को एक ही समय में करेगा, एक खाते को 2 प्रकार से करेगा या 2 खातों को प्रत्येक को 2 प्रकार से करा जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कि 1 अकाउंट इन 2 वेज, एक खाते को 2 प्रकार से ये प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्थ ऑफ ए बिजनेस मीन, एक व्यापार के शुद्ध मूल्य का अर्थ है क्या।
ए इक्विटी है समता, बी टोटल असेट कुल संपत्ति, सी फिक्स्ड असेट माइनस करंट असेट अचल संपत्ति माइनस चालू संपत्ति, और डी टोटल असेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज कुल संपत्ति माइनस कुल बाह्य दायित्व। देखिए नेटवर्थ की जब भी हम बात करते हैं तो जो भी टोटल असेट होती है उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को जब हम माइनस कर देते हैं तो नेटवर्थ आ जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। बाकी के ऑप्शंस क्या हैं वो रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 इज कंसर्न विद, लेखांकन मानक 8 का संबंध है। ऑप्शन देखिए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ये आप जानते हैं AS2 से संबंधित है। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट, ये AS10 से संबंधित है। अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि AS8 से संबंधित है, और डेप्रिसिएशन का संबंध AS6 से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इन रिस्पेक्ट ऑफ, लेखांकन मानक 3 संबंधित है। ऑप्शन देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट कोष प्रवाह विवरण से, ऑप्शन बी कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण से, ऑप्शन सी फाइनेंशियल रेशियोज वित्तीय अनुपात से, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 संबंधित है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट इंक्लूड, एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में क्या चीज है जो सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन में आपको बताना है। ए मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, सकल विनिवेश को अधिकतम करना, बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों का अधिकतम करना, सी मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, विक्रय को अधिकतम करना, डी सर्वाइवल, उत्तरजीविता। तो देखिए यहाँ पर सारा कुछ, यानी कि आप देखिए एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इसमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स होता है, और ये भी होता है कि व्यापार वो पहले सर्वाइव करेगा तभी तो ग्रो करेगा, तभी तो वो एक लेवल पर जा कर के प्रॉफिट और को मैक्सिमाइज करेगा सेल को। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो क्या है, इसके उद्देश्य में शामिल नहीं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, सकल विनिवेश को अधिकतम करना, ये व्यापार का काम नहीं होता है। बाकी की जो 3 चीज़ें हैं ये व्यापार के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य में शामिल हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का 30, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज रिलेटेड टू, भारतीय लेखांकन मानक 10 का संबंध है। ऑप्शन देखिए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, रहतिया के मूल्यांकन से, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, सरकारी अनुदानों के लेखांकन से, ऑप्शन सी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ह्रास लेखांकन से, और ऑप्शन डी अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का संबंध है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर फिक्स्ड असेट से। तो these were the 30 questions of the practice set 1, hoping that you have understand very well। अब एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आप सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस, आपको ऐप मिलेगा पंकज कॉमर्स क्लासेस का, इसे आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे मोबाइल पर पहले से ये इंस्टॉल है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि आप होम पेज पे पहुंच चुके हैं, और होम पेज के बाद में इसके पास ही बैचेज का ऑप्शन और इसके बाद में स्टोर का ऑप्शन। स्टोर के ऑप्शन पर जाएंगे आप, और आपको मिलेगा KBS PGT कॉमर्स का कोर्स। इस कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, जिसमें कि टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लाइव क्लासेज, ऑनलाइन MCQ टेस्ट, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं। यहाँ पर जाने के बाद में इसे आप परचेज कर सकते हैं और हमारे कोर्स के साथ में अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और पूरी कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर परचेजिंग कोर्सेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।